स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉ जिसको कुलाम्स लॉ कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुलाम्स लॉ एक्चुअली दो पॉइंट चार्ज के बीच में एक्ट करने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के बारे में बताता है। कुलाम्स लॉ ये बताता है कि अगर हमारे दो पॉइंट चार्ज हैं और कहीं पे किसी मीडियम में एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, उसकी अमाउंट या उसका कैलकुलेशन हम इस फार्मूला से करेंगे। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है कि वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉ हमारा बताता है। अब कुछ दिन पहले डिस्कस किया गया कि दो चार्ज पार्टिकल अगर हमारे सेम चार्ज वाले हैं, दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। और अगर दो चार्ज पार्टिकल ये एक पॉजिटिव रखा गया, एक निगेटिव रखा गया है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, चाहे रिपल्शन का हो चाहे अट्रैक्शन का हो, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में ये लॉ बताता है कि दो पार्टिकल्स हमारा किसी मीडियम में सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है, तो ये फोर्स जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का लगता है, चार्जेस दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और यही फोर्स हमारा दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग एक्ट करता है। तो इसके यही चीज़ आपके कुलाम्स ने बताया था। कुलाम्स के लॉ का मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो हेडिंग है आपके चैप्टर का कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के बारे में आपको बताना है, तो वो लॉ क्या है? दिस लॉ मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस। ये लॉ दो पॉइंट्स चार्ज के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स को मेज़र करता है, उसकी वैल्यू के बारे में बताता है। उसकी वैल्यू कैसे मेज़र करेंगे, इस लॉ से हम मेज़र कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या ये लॉ करता है? द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो फोर्स हमारा रिपल्सन का होगा या चाहे अट्रैक्शन का होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स, एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स होता है। द फोर्स इज एक्टेड along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये फोर्स उस लाइन के along एक्ट करता है जो लाइन दोनों चार्जों को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। यहाँ से सपोज कर लीजिए कि दो हमारे पास पॉइंट चार्ज हैं, पॉइंट ए और बी पे दो चार्ज हैं। एक चार्ज की का मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन और अट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। तो इस F को इसके अकॉर्डिंग किस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। दोनों को R डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया है इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F, इन दोनों का में से एक ही फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F बिटवीन द चार्जेस इज गिवन बाय द कुलाम्स लॉ एज। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो कुलाम का लॉ है, इसके अकॉर्डिंग से दिया सकता है कि F हमारा ये कहता है लॉ कि चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल के लिए Q1 इंटू Q2 को Q1 Q2 लिखेंगे और इसको न्यूमरेटर में रखेंगे। और यही फोर्स हमारा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिनोमिनेटर में R का स्क्वायर रखेंगे और F प्रोपोर्शनल इसको लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट के यूज करते हैं, तो ये एफ हमारा स्मॉल के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये स्मॉल के ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस केस में हर जगह जब प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो कांस्टेंट आता है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के यूज किया जा रहा है। अब इस के की वैल्यू होती है 1/4πε0 के, या इस टोटल की वैल्यू होती है 9.0×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस स्मॉल के कांस्टेंट के की वैल्यू होती है इतनी, या इसी को हम इतना अभी लिखते हैं। इसमें दो चीज़ें और आई है, पाई की वैल्यू 22/783.14 लिया जाता है। यहाँ पे ये आया हुआ एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, और इसी को परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिस जगह पर फिर वैक्यूम का परमिटिविटी बोला जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। और इसमें कैपिटल के जो होता है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कहेंगे। जिस मीडियम में दोनों चार्ज रखे गए हैं उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा ये कैपिटल के होता है। इस कैपिटल के की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए 1 होती है। तो हम इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करते हुए इस इक्वेशन 1 को दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये स्मॉल के की वैल्यू अगर ये यूज़ करें तो इसके जगह पर f = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर लिखा जाएगा। या इतनी की वैल्यू अगर 9.0×10⁹ अब लिखते हैं तो यही फोर्स हमारा f = 9.0×10⁹ Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो हमारे पास कूलम्स के लॉ को इन्वॉल्व करते हैं, कूलम्स के लॉ को इम्पोज करते हैं, और हमारे पास 3 फार्मूले आए, 1 2 3। इन तीनों को हम कूलम्स लॉ का फार्मूला कर सकते हैं, कूलम्स लॉ कर सकते हैं। दोनों तीनों में ये अंतर है कि स्मॉल के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसके लिए या तो इतना यूज करेंगे या इतना के यूज करेंगे। इसमें स्मॉल के और यहाँ पे कैपिटल के, इसमें केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करना है। तो इस तरह से हमारे कूलम्स का ये लॉ जो है, शॉर्ट में आप यही कर सकते हैं कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, तो कर सकते हैं F = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, या F = 9.0×10⁹ Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये कूलम्स लॉ हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको कंप्लीटली याद करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करके इस फॉर्मूलों को रिमेंबर करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कूलम्स के लॉ के बाद जो एप्सिलॉन नॉट हमारा आया हुआ है उसकी यूनिट कैसे फाइंड करते हैं और उसका डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं इसको देखेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय कूलम्स लॉ, वी नो दैट। कूलम्स के लॉ से हम लोग इसको जानते हैं, ये F = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। अगर वैक्यूम ले लिया जाए, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 ले लिया जाए, तो यहाँ 1 रखने पर इस फार्मूले का फॉर्म ये हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। यहाँ से ε0 को F के पास ले जाइए तो ε0 हो जाएगा 1/4π Q1 Q2 आर स्क्वायर F। ये F हमारा इसके पास आ जाएगा। अब इसी को देख करके हम इसके डायमेंशन को लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 द यूनिट्स ऑफ ε0 = कूलम, इसका पाई का 4 का कोई यूनिट होगा नहीं, इस Q1 के लिए कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, दूसरे चार्ज के लिए कूलम, फिर ये डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और फोर्स है जिसकी न्यूटन। तो ये हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा ε0 की यूनिट हो गई। इसके बाद इस ε0 की यूनिट के बाद इसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन भी इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ε0 का डायमेंशन क्या होगा, ये हमारा पूरा जो पार्ट इस साइड का लिखा है इसका डायमेंशन होगा। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ ε0, ये इसी को हम डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट सिंबल से लिखेंगे। ये डायमेंशन आप इस साइड का पूरा डायमेंशन लिया जाएगा। चूँकि पाई 4π हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म्स का डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ पे डायमेंशन Q1 Q2 F और आर स्क्वायर का लिखा जाएगा, क्योंकि Q हमारा I × T के इक्वल होता है। तो I का
डायमेंशन एम्पियर होता है, आई की यूनिट एम्पियर होती है, उसके डायमेंशन में कैपिटल ए लिखा जाता है और टाइम के लिए कैपिटल टी लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्यू का डायमेंशन 80 हो जाएगा। तो चूँकि हमारे पास Q1 Q2 दोनों का डायमेंशन लिखना था 80 × 80, फिर फोर्स जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ फोर्स है उसके लिए mL/T⁻², और ये r का स्क्वायर है तो L² इसका डायमेंशन हो जाएगा। सबको मिला है तो A²T² यहाँ हो जाएगा, यहाँ m हो गया, l का पावर 1 वहाँ से 2a मिला करके l का पावर 3 हो जाएगा, t का पावर -2 है। अब इसको हम इस नीचे वाले पार्ट को न्यूमरेटर में ले जाएं तो m का पावर जो 1 था यहाँ -1 हो जाएगा, l का पावर जो 3 था -3 हो जाएगा, t का पावर 2 यहाँ से है, 2 यहाँ का ऐड हो जाएगा तो t पावर 4 हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पर मीटर² और उसका डायमेंशन m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a² होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसके डायमेंशन और यूनिट को पूछा जाता है, तो ये भी आप प्रिपेयर करेंगे।